नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। हाथरस हादसे ने 120 से ज्यादा बेगुनाहों को समय से पहले मौत के मुंह में पहुंचा दिया। इस भयानक हादसे के बाद अब गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए जांच चल रही है और इस जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे और इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि हाथरस हादसे में अब तक की जांच में क्या हुआ है, ये जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों नारायण साकार के संगठन के सेवादार हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों घटना वाले दिन सत्संग में मौजूद थे, लेकिन हादसे के बाद भाग निकले। हाथरस में 123 लोगों की मौत के जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए पुलिस से लेकर न्यायिक आयोग सभी लगे हुए हैं। हाथरस हादसे की जिम्मेदारी तय करने को लेकर चल रही खींचतान के बीच पुलिस की कार्रवाई एक कदम और बढ़ी है और पुलिस ने सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के संगठन के 2 और सेवादारों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी सत्संग के दौरान मौजूद थे, लेकिन जब भगदड़ और अफरा तफरी मची तो दोनों मौके से भाग निकले। ये दोनों आरोपी बाबा के संगठन के प्रमुख सेवादारों में से हैं। इस बीच पुलिस मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से पूछताछ के अलावा उसके बैंक अकाउंट को भी खंगालने में जुटी है। दरअसल पुलिस जानना चाहती है कि आयोजन के लिए मधुकर को किस तरह से कितनी फंडिंग की गई थी। इधर जांच में खुलासा हुआ है कि मधुकर ने हाथरस पुलिस को जो आवेदन दिया था उसमें उसने ये जिक्र किया था कि आयोजन में 80,000 से ज्यादा भीड़ जुट सकती है, लेकिन एफआईआर में दावा किया गया कि मधुकर ने केवल 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली। ऐसे में सवाल है कि क्या हाथरस पुलिस ने भारी भीड़ जुटने की आशंका के बाद भी अपनी आंखें बंद रखी थी। हाथरस कांड की एफआईआर में पुलिस ने ये दावा किया कि मामले के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने हाथरस पुलिस को बताया था कि सत्संग में 80,000 लोग आएंगे, लेकिन लाखों लोगों की भीड़ आ गई। जबकि देव प्रकाश मधुकर ने जो परमिशन लेटर पुलिस प्रशासन को भेजा था उसमें देव प्रकाश मधुकर ने दावा किया था कि समागम में 80,000 से ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन एफआईआर में सिर्फ 80,000 का जिक्र किया गया। यानी सीधे सीधे हाथरस पुलिस ने झूठ बोला। देव प्रकाश मधुकर नारायण साकार हरि के मानव मंगल सद्भावना समागम समिति से जुड़ा हुआ था और इस संगठन का मुख्य सेवादार भी था और इसने इसी हैसियत से पुलिस से संगठन के आयोजन की जिम्मेदारी मांगी थी। लेकिन इस संगठन का प्रमुख खुद नारायण साकार था। ऐसे में हादसे के बाद दर्ज पुलिस की एफआईआर में नारायण साकार का नाम नहीं होना पुलिस को चौंका रहा है। फिलहाल देव प्रकाश मधुकर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है और पुलिस मधुकर और बाबा के संबंधों को खंगालने में जुटी है। इधर हादसे के बाद तफ्तीश के लिए सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग ने भी हाथरस पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हाथरस जिले के गांव फुलरई में जांच करने पहुंची 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की कमेटी ने रविवार को घटनास्थल का मुआयना किया। आयोग के अनुसार अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हमने पूछताछ की है सबसे, चूंकि ऑफिशियली हम जब नोटिस जारी कर देंगे तो हम वो सब रिकॉर्ड करेंगे। आपके सारे ऑफिसर्स के जो भी संबंधित होंगे, जो पब्लिक के लोग होंगे, जो प्रेस के लोग होंगे, क्योंकि उसी से हमें मदद मिलेगी। देन वी विल प्रोसीड फर्दर। आयोग के सामने 30 से ज्यादा लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं, जिनमें से कई प्रत्यक्षदर्शी भी शामिल हैं। जब भूत आता है, जब देवता आते हैं तो जो बाल फकीर के और कपड़े फेंक करके जो खेलते हैं उस तरीके से और कर रही थी, तो बाबा ने कहा सब ठीक हो जाओगे, मेरी चरणों की रज लेके जाना, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। बस उसी का ये परिणाम था। वो रज लेने के लिए गाड़ी के काफिले के पीछे भागे, उसी में वो झुके, भीड़ का प्रेशर था, तो दबते चले गए। इधर उनके कमांडो ने धक्का मुक्की की। कोई रोकने की, पब्लिक को समझाने की नहीं कोशिश? ऐसा कुछ अनाउंस कर देते तो नहीं होती घटना। अगर बाबा कहते आराम से जाना, धीरे धीरे जाना, तो कोई घटना नहीं होती।
जांच आयोग ने स्पष्ट किया है कि वो अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचे नहीं हैं। ऐसे में वो जिसको भी जरूरी समझेंगे उसको पूछताछ के लिए बुलाएंगे। लेकिन पुलिस की कार्रवाई और न्यायिक जांच के बीच हाथरस हादसे के पीड़ितों को अब भी इंसाफ का इंतजार है। दिल्ली से अरविंद ओझा और हाथरस से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नारायण साकार के सेवादारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्य सेवादार भी न्यायिक हिरासत में है, लेकिन सूरजपाल अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि उसने घटना के बाद साजिश के आरोप वाला बयान जरूर जारी किया, लेकिन सामने अभी तक नहीं आया। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सेवादार हो रहे हैं गिरफ्तार, लेकिन सूरजपाल क्यों सामने नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि घटना के बाद कहां है सूरजपाल, ये बता रहे हैं मैनपुरी से, आश्रम से हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। क्या लखीमपुर, क्या कानपुर और क्या मैनपुरी, बाबा के आश्रम ठिकाने एक नहीं, पूरे देश में हजार हैं। ये ठिकाने, ये आश्रम नहीं बल्कि किसी मैंशन से कम नहीं लगते, किसी रिजॉर्ट से कम नहीं लगते। मैनपुरी के आश्रम में और कानपुर के आश्रम और लखीमपुर के ठिकानों में और यहाँ के आश्रम में कुछ अगर अलग नजर आता है तो वो है अत्याधिक पुलिस की मुस्तैदी। न्यायिक आयोग लगभग 34 लोगों का बयान अब तक दर्ज कर चुका है और यही सवाल हो रहे हैं कि आपने उस वक्त, उस दिन कहाँ थे और क्या कुछ देखा। हादसे की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि भीड़ ज्यादा होने से स्थिति बेकाबू हो गई और सेवादारों की लापरवाही से मामला बिगड़ गया। लेकिन नारायण साकार के वकील ने एक नया खुलासा किया है। इस सनसनीखेज दावे में कहा गया है कि भगदड़ के पीछे गहरी साजिश रची गई थी। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि हाथरस हादसे में साजिश की थियरी कहां से आई। आपको बता दें कि सूरजपाल के वकील ने दावा किया है कि महिलाओं पर कुछ लोगों ने स्प्रे छिड़ककर साजिश के तहत वहां पर भगदड़ कराई और उसके बाद वो फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि हाथरस में 2 जुलाई को जो हादसा हुआ उसके पीछे वहां जरूरत से ज्यादा भीड़ का इकट्ठा होना और भीड़ संभालने में सेवादारों और पुलिस की चूक को बताया जा रहा था। लेकिन अब एक नई थ्योरी सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भगदड़ के पीछे सोची समझी साजिश थी। दरअसल ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि नारायण साकार के वकील एपी सिंह ने किया है। एपी सिंह के मुताबिक लोगों को मारने के लिए रचा गया था जहरीला प्लान और लाखों की भीड़ में छिपे थे भगदड़ मचाने वाले आरोपी। एपी सिंह ने हादसे की नई थ्योरी का खुलासा किया है। केवल भगदड़ नहीं है, जो भगदड़ और स्टैम्पेड करके कहा गया, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि 15-16 लोग जो आइडेंटिफाइड किए जा रहे थे इस साजिश में, बहुत ही षड्यंत्र और साजिश के तहत इस घटना को नारायण साकार हरि के खिलाफ एक सोची समझी साजिश, केवल बदनाम नहीं करने और भी उनके साथ कार्य करने के लिए साजिश रची गई थी। दरअसल नारायण सरकार ने भी मीडिया के सामने अपने दिए बयान में दावा किया था कि उसको बदनाम करने के लिए उपद्रवियों ने साजिश के तहत वहां भगदड़ मचाई थी। इस दावे के बाद उनके वकील ने भी कहा है कि हादसे वाली जगह पर कुछ संदिग्ध लोग मौजूद थे। अनआइडेंटिफाइड एक सफेद स्कॉर्पियो, एक काली स्कॉर्पियो और उसके साथ अन्य गाड़ियां खड़ी देखी गई। हाथरस हादसे की इस सनसनीखेज थ्योरी के मुताबिक भगदड़ नहीं बल्कि जहरीले स्प्रे ने 123 लोगों की जान ली थी। एपी सिंह के मुताबिक भीड़ में महिलाओं की तरफ ही जहरीला स्प्रे किया गया, जिसके बाद महिलाएं बेसुध होकर गिरती चली गईं। लगातार वो गमछा ऐसे डाले हुए थे और जिससे स्प्रे छिप सके, स्प्रे को उल्टा करके ऐसे जिससे तेजी से निकल सके डाउन में, और ऐसे हाथ से दबा हुआ, और वो भागते रहे, गिराते रहे, लोगों को भागते रहे। पीछे से जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि भागते समय एकदम थोड़ी देर में ऐसा होता था महिलाओं के साथ, एकदम अपने आप गिर जाती थी और गिर जाती थी, नीचे गिर जाती थी। गिरने के बाद कोई भाग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई अधमरा हो रहा है, किसी की सांस छूट रही है। एपी सिंह का
सूरजपाल के भक्तों का दावा है कि वो पैसा नहीं लेता था, लेकिन उसके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। मैनपुरी में उसका भव्य आश्रम मौजूद है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सूरजपाल की आलीशान इमारत पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। सूरजपाल के भव्य इमारत के बाहर 200 दानदाताओं के नाम लिखे हैं, जिनसे उसने पैसे लेकर करोड़ों की भव्य इमारत बनवाई है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसी ही 24 आश्रम नारायण साकार हरि के नाम पर हैं। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार की कुल संपत्तियां 100 करोड़ से ज्यादा है और ये बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है। जब इनका काफिला निकलता है तो 25 से 30 गाड़ियां इनके साथ चलती हैं, लेकिन बाबा का कहना है कि वो अपने अनुयायियों से एक पैसा चढ़ावा नहीं लेता। और अगर ये सच है तो सवाल है कि इतनी संपत्ति बाबा ने कैसे जोड़ी, कैसे साकार हरि ने आलीशान आश्रम खड़ा कर लिए और इन आश्रमों में दुनिया की सभी सुख सुविधाएं कैसे जुटाई। मैनपुरी के ये बिछुआ का आश्रम है। 21 बीघा में ये आश्रम फैला है। 5 बीघे में बाबा की आलीशान सफेद रंग की कोठी है। इस 21 बीघे के आश्रम को बनाने के लिए जो जमीन दी है, वो ये जो 200 लोग दाता हैं, उन दानदाताओं की इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है विनोद बाबू आनंद का। विनोद बाबू आनंद वो शख्स हैं जिन्होंने बाबा को ये 21 बीघा जमीन दान में दी थी, और इसी वजह से उनके नाम के आगे कितने का योगदान है वो नहीं लिखा, धनराशि लिखी नहीं। और सुधा ओझा आखिरी दानदाता की लिस्ट में है जिन्होंने 10,000 रुपए दिया है। यानी कि कुल मिलाकर 2,51,000 से लेके 10,000 तक के दान देने वालों की ये लिस्ट है। मैनपुरी के बिछुआ गांव में आश्रम 21 बीघा में फैला है आश्रम। मैनपुरी के भक्त ने जमीन दान में दी। 199 लोगों ने निर्माण के लिए चंदा दिया। इसमें 10,000 से 2.5 लाख धनराशि दान में दी गई। 88 लाख से ज्यादा रकम भक्तों ने दान की। भोले बाबा ने मैनपुरी की तरह ही हर जिले में श्रद्धालुओं के लिए एक अलग कमेटी बना रखी है, जो बाबा का हर जिले में आश्रम बनवाती है। और बाबा खुद के नाम संपत्ति न खरीद कर स्थानीय लोगों का ट्रस्ट बनाता था, लेकिन भक्तों को लगता है कि बाबा उनसे चंदा ही नहीं लेते। देखिए, महिला बाबा के मेन गेट पर, ये जो मेन गेट है ये बाबा के व्हाइट हाउस का गेट है। यहीं से बाबा अंदर जाते हैं और इस तरीके से रोज देखा जाता है महिलाएं आती हैं, घंटों पड़ी रहती हैं यहाँ पर, इसी तरीके से सिसकती रहती हैं। उनके लिए बाबा भगवान हैं, उनके लिए बाबा ब्रह्म हैं। हाथरस हादसे में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका कुछ अता पता नहीं चला है, यानी कि वो अब भी लापता है। ऐसे लोगों की तलाश में उनके परिवार वाले दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि एक हफ्ते बाद भी लापता लोगों का क्यों नहीं मिल पा रहा है कोई भी सुराग। ऐसे ही एक परिवार से बात की है हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने। क्या कहना है उनका, सुन। 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राव हुए सत्संग में जहां एक तरफ 123 लोगों की भगदड़ में जान चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि कुछ लोग लापता हैं। ऐसा ही एक परिवार अपनी मां को ढूंढते हुए यहाँ मैनपुरी आश्रम पहुंचा है। इन्हें वैसे मतलब 2 महीने से हो गए, आती रहती थी, जाती रहती थी, लेकिन हमें मंगल से ज्यादा चिंता हो रही है उनकी। हमें ये हादसा हुआ है ना, तब से हम ये सोचे उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए हम ढूंढने में जुटे हुए हैं। ये हाथरस सत्संग में आई थी? हाँ, आई थी। वो कोई सत्संग नहीं छोड़ती हैं, जो जहाँ पर भी सत्संग होता है वो वहाँ पर जाती जरूर है। तो आप भी उनको बाबा जी को मानते हैं आप लोग? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मेरी मम्मी मानती है, मैं नहीं मानता हूँ। बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ना तो देखो मेरे पास पैसे है ना कुछ है, बस उस दिन से नहीं तो मैं तो 4 दिन लगातार जगह जगह पे देखता रहता था। ना तो मेरे पास पैसे हैं। अब मैं घर जाऊंगा तो अब मुझे मालूम है कितनी दिक्कत का सामना होगा। हादसे के बाद 123 लोगों की मौत का कसूरवार नारायण साकार को भी बताया जा रहा है, लेकिन उनके भक्तों की उनके प्रति आस्था कम होने का नाम नहीं ले रही। हादसे में अपने भक्तों की मौत के बाद भी वो सामने आने से कतरा रहा है, लेकिन उसके भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे में हमारा 6ठा सवाल इसी से जुड़ा है।
हमारा सवाल है कि हादसे के बाद बाबा पर भक्तों का विश्वास कैसे कायम है। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। ये बाबा जी हैं कहाँ? बाबा जी हैं कहाँ? बाबा नहीं, बाबा मत बोलो। नारायण साकार हरि की सब पूरे ब्रह्मांड में सदा सदा जय जयकार। नारायण हरि कहाँ? नारायण हरि कहाँ है? हाँ, नारायण हरि कहाँ? नारायण यहीं खड़े हैं ना। नारायण कहाँ खड़े? अरे आपको नाम ले, हमारे तो हर पल हर चल, मेरे तो मन में, मेरे हृदय में, मेरे दिल में रहते हैं हर समय। जिनकी मृत्यु हुई उनको जिंदा करके दिखाएं। हाँ बताइए आप। परमात्मा दिल में समाया, परमात्मा है हमारे। ना प्रेम दे बोलो नारायण। रटी रटाई लाइनें बोल रहे हैं। ये परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक है। हाँ, 123 लोग मर गए तो बाबा जी को पता होना चाहिए। बाबा जी आए नहीं हैं, क्यों? हरि जी को देखो सब पता है, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कि हरि जी है नहीं है। वो है, इसी आश्रम में है, लेकिन वो अपनी क्रिया बना रहे हैं। और आप देखना, आप लोग संसार है, जिन लोगों ने उन्हें मान लिया है, पहचान लिया है, उनके लिए तो वो ही भगवान है। हाथरस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत अब तक गरमाई हुई है। विपक्षी दल योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से विपक्षी दलों को आईना दिखाया जा रहा है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि हादसे पर सियासत से किसको नफा, किसको नुकसान। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या है इस मामले में सियासी सुर। इसकी जांच हो रही है। अब जांच में जो निकल कर आएगा वह सामने आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट या जो बाबा हैं उनको सामने आना चाहिए और सामने आकर सब जानकारी देनी चाहिए। हाथरस में गरीब परिवार के लोग मरे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी नहीं गए। अमीर परिवार के लोग होते तो नरेंद्र मोदी जी इसके लिए चीन तक चले जाते हैं। जिस उत्तर प्रदेश की सरकार को एक मस्जिद में 25 मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं या 30 पढ़ रहे हैं उसकी खबर हो और जुमे में हर मस्जिद के सामने फोर्स लगाई जाए, उसको, उस प्रशासन को ये आइडिया नहीं है कि 60,000 की भीड़ में 2.5 लाख लोग आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर है जो पूरा वो कोलैप्स हो चुका है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।